तो नीलकंठ सावड़े भैया जी, आपका स्वागत है। मंच आपका आपकी अ, आप मंच पर सस्नेह आमंत्रित है। ओ धन्यवाद रंजना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। जी। तो प्रातस्मरणीय प्रतिपल वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी तथा आज के युग के धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य परम पूज्य आचार्य जी, इनके सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मैं आज रंजना दीदी ने बताया मुख्य अतिथि के रूप में तो नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा कार्यकर्ता के रूप में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो योग की कक्षा ली 485वीं हमारी बहन रीना साहू कबीर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से, तो बहुत ही अच्छी तरह एक आज की कक्षा संपन्न हुई। और उसमें जो महिलाओं के लिए पीठ दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यायाम करके आज बहन जी ने बहुत अच्छा एक योग का कक्षा का संचालन किया और उसमें मार्गदर्शन भी दिया। तो हमारे रीना बहन को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार। ऐसी ही कक्षा में हर दिन जुड़ते जाइए और योग शिक्षक मुख्य अतिथि जो जैविक खेती करते हैं उनको भी जुड़िए। मैं पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम जैसे कि 2018 अक्टूबर 2018 में परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में वहां पर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ की टीम और पूरे देश भर से, पूरे भारत देश के 8,000 किसान उसमें सम्मिलित हुए थे। ऐसे वो जो 5 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर जैविक खेती का लगाया था स्वामी जी ने हरिद्वार योगपीठ हरिद्वार में। तो हम महाराष्ट्र से बहुत किसान वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो हमारी जो मुलाकात हुई थी महाराष्ट्र की, इसमें डॉक्टर धर्मेश वर्मा जी जो महाराष्ट्र के लिए वहां पर चुने गए थे, तो वहां से मुलाकात चालू हुई जैविक खेती के बारे में। और वापस जब ट्रेनिंग लेकर हम आए वहां से, तो हमको एक कुछ महाराष्ट्र के लोगों को हैदराबाद बुलाया गया। वहां पर ट्रेनिंग हुआ 10 दिन का, पूना में ट्रेनिंग हुआ, बाद में शेगांव महाराष्ट्र से वहां पर भी ट्रेनिंग हुआ। तो ऐसे जैविक खेती का ट्रेनिंग देकर उसमें ट्रेनर बनाए गए। और ट्रेनर के रूप में जब जनवरी 2019 में सभी महाराष्ट्र के ट्रेनर ने काम चालू कर दिया। उसमें हमारे आदरणीय स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर किशोर दुबे सर जो मार्गदर्शन मिला और उनका ट्रेनिंग में जो स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में हमें जो ज्ञान मिला वो बहुत ही है। और हमारे वरिष्ठ जो हमारे चीफ जनरल मैनेजर हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी और आदरणीय हमारे विवेक बुनीपुरी सर जी, जब हमको अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग के रूप में कैसे मार्गदर्शन दिया, बहुत ही कभी भी सर ने हमारी ऊर्जा कम नहीं होने दी। हम प्रवास में रहे तो सर जी ने बहुत ही हमको ऊर्जा दी और आगे बढ़ाया। तो हम महाराष्ट्र में 4,400 किसानों को पूरे महाराष्ट्र से जो टीम है, स्वप्निल पीसे है, तब वहाँ शुभम सावरकर थे, तो ऐसे टीम के साथ 4,400 किसानों तक ये पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम के तहत जैविक खेती का गांव गांव जाकर उसको उनको वहाँ खेती में प्रैक्टिकल देकर ये ट्रेनिंग दिया। और उनके भारत सरकार की तरफ से एक असेसमेंट रहती है, वो असेसमेंट भी उसमें उन्होंने ली है। तो 4,400 में से 3,650 लोग उसमें एक पासिंग का ये रहता है, तो उसमें पास भी हुए। और उसमें से बाद में 33 से 3,300 लोग वो ग्रुप फार्मिंग के लिए चुने गए। और उसमें से भी 3,050 फार्मर जो किसान उसमें
उसमें भी असेसमेंट रहती है, उसमें पास हुए। तो ऐसे करके महाराष्ट्र से ये जो हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर के नेतृत्व में इस प्रकार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्रुप फार्मिंग का सफर चला, और उसमें हम अच्छी तरह से एक सफल होने का एक प्रयत्न किया, हमने एक प्रयास किया। तो आगे भी किसान अभी भी चाहते हैं कि ऐसे ट्रेनिंग हो जाए। इसमें से गांव में जो अभी भी कुछ कुछ गांव ऐसे है कि उनको जैविक क्या होता है क्या नहीं तो इससे मालूम नहीं है। तो ये ट्रेनिंग जैविक खेती का हो या ग्रुप फार्मिंग का हो, इसमें से जो लोगों को ट्रेनिंग दिया है, इसमें से चंद्रपुर की तरफ राजेंद्र केजरीवाल, तो उसमें भी एक ग्रुप फार्मिंग का अच्छा एफपीओ बना के उनको भी खूब अच्छा काम चल रहा है। इधर औरंगाबाद के तरफ शुभम मस्के करके है ट्रेनर, उन्होंने भी 4-5 गांव में एक जैविक खेती का बहुत अच्छा मिशन, पतंजलि का जो एक अपना खेती का कृषि सेवा केंद्र रहता है वो खोलकर औरंगाबाद के गंगापुर तहसील में उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तो ये सब प्रेरणा 2018 से जो हरिद्वार में योगपीठ में जो एक स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य जी और पूरी साइंटिस्ट की टीम थी, उसमें सब ये प्रेरणा मिली और पूरे 19 राज्यों में ये पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम चालू हो गया। तो 19 राज्यों में ये पूरे बहुत जगह और अपने जो गांव तक ये जैविक खेती का मिशन आगे बढ़ता रहा। तो अभी कुछ कोरोना के बीच में हमारा ये महाराष्ट्र का अभी थोड़ा बंद है, तो वो भी हमारे आदरणीय पवन सर, बेनीपुरी सर के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, ऐसी आशा करता हूँ। और अपन जो आज का 485वां दिन है, इसमें आगे बढ़ रहे हैं और 500वां दिन अर्ध सहस्त्र की तरफ अपन जा रहे हैं। तो मेरा कल भी मैंने सुझाव रखा और कल जो सुझाव आए उसमें भी मैंने समर्थन की भावना रखते हुए कि ये जो 500 दिन अपन हो रहे हैं, तो उसमें मेरी एक सभी को एक रिक्वेस्ट है कि ये कार्यक्रम बड़ा उत्सव होना चाहिए और उत्सव हरिद्वार में होगा। तो इसमें पूरे देश में इसकी एक झलक दिखलेगी और इस वहां पर स्वामी जी का सभी को और परम पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद मिलेगा और सभी का एक उत्सव मन में जो उत्साह रहता है, प्रेरणा रहती है, वहां से लेकर वहां से ही चालू हुई थी ये जो ज्ञान की गंगा, ये जैविक ज्ञान की गंगा हर पूरे भारत में गई। हमारे इसमें योगाहार कार्यक्रम में हमारे आदरणीय भारत जी गुप्ता और कनाडा से हमारी बहन, ये भी लोग आए थे, नेपाल से भी आए थे। तो ऐसी ये गंगा देश विश्व में फैलेगी और आज इसकी बहुत गरज है। जैसे कि अपन घर में आजकल ये जो अपना बर्थडे का जो केक काटते हैं, इसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। छोटे छोटे बदलाव से भी बहुत बड़ा एक हो सकता है। जैसे हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी और पवन कुमार सर जी और बेनीपुरी सर जी के माध्यम से ये योगाहार का कार्यक्रम एक छोटा बीज वहां जब ये कर दिया मई महीने में, तो उसमें से आज इतना बड़ा 500 दिन का ये वृक्ष हो रहा है और इसका लाभ बहुत जनों को हो रहा है अलग अलग राज्यों में। तो इसमें जो केक काटते उसी जगह अपन फल काटेंगे और फल काटेंगे तो ये अपने प्रकृति के लिए और किसान के हित में और उसमें अपने शरीर में और छोटे बच्चों को जो केक के इसमें से केमिकल जाता है वो भी बच जाएंगे। इसकी शुरुआत हमारे रंजना बहन की बेटी अक्षरा के जो जन्मदिन हुआ था उस टाइम में हमने पपीता काटा था। जो भी फ्रूट हो, तरबूजा हो, खरबूजा हो, जैसे कि सेब हो, जहाँ मिलेगा वो ही अपन काट सकते हैं। नहीं तो अपना दूधी तो काबरी मिलता है, दूधी भोपड़ा करके रहता है। तो ऐसे अपन फल काट के अपना एक यह होना चाहिए। और सुबह अपने दातुन करना है तो अभी अब अपनों ने आदत ऐसी लगाई कि अपन
पेस्ट होना और ब्रश होना, ये 15 दिन में या 8 दिन में ही अपन ब्रश करना चाहिए। नहीं तो पहले नीम की, बबूल की ये जो दातुन करते हैं और मंजन से मसाज होती है, ऐसे छोटे छोटे अपन बदलाव अपने घर से चालू करेंगे तो हमारे पवन सर जब भी बोलते हैं कि एक्शन मोड में आओ, तो ये भी एक छोटा छोटा तरीका एक्शन का अपने अच्छे जीने का एक होता है। तो इसमें थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा बदलाव करके इसमें एक भी हो सकता है। अपन जो 30-40 लोग हर दिन इसमें योगाहार में रहते हैं, तो हर दिन तो हर व्यक्ति 2 आदमी से कम फोन पर बोलता है या बाहर जाकर बोलता है। तो 2 व्यक्ति ने इस योगाहार की अपन ने जानकारी दी और जुड़ने के लिए कहा, तो अपन जो 40 लोग रहते हैं इसमें से, तो 2 लोग यानी 80 लोग हो जाएंगे हर दिन में। तो इसमें से 80 नहीं जुड़ेंगे लेकिन 40 तो हर दिन जुड़ेंगे। तो ये प्रयास सभी को मेरा निवेदन है कि एक एक ने 2 लोगों को हर दिन ये बात बतानी है और लोगों को इस योगाहार में जोड़ना है। मेरा निवेदन यही है कि अपन हरिद्वार में सब ऑनलाइन की वजह से तो इस फोन पर अपन मिलते रहते हैं और अपनी मार्गदर्शन, इतना मार्गदर्शन मिला है कि आज मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। और कि ये इतने साइंटिस्ट लोग हैं, वरिष्ठ जन है, सभी का मुझे मार्गदर्शन ऐसा ही मिलता रहे और एक परिवार की तरफ हम इसमें एक योगाहार परिवार भी ये बन गया है। तो इसमें और भी लोग कैसे सम्मिलित होंगे, अपनी बहुत लोगों को योग और आहार का अभी भी कुछ हम जब बात करते हैं तो ये ऐसा ही भी होता है, ऐसे पूछते हैं तो और भी ज्ञान होना चाहिए। और आज की इस फैशन के दुनिया में ये फैशन आगे बढ़ रही है, इसके जो अपना प्राकृतिक है उसमें फैशन के दबाव पे दबा है प्राकृतिक। जो भी जैसा हमने बताया है कि अभी दातून वाला सब जो अभी नई पीढ़ी है उनको तो बस पेस्ट मालूम है और ब्रश मालूम है। शहरी इसमें तो दातुन कहाँ मिलेगा। और विदेश में इसके यहाँ से अपनी नीम की दातुन जाती है, वहां पर अलग अलग फॉरेन में दातुन करते हैं। ऐसे बदलाव हम अपन लाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए जो आगे बचा हुआ समय वो अपने सुझाव के लिए रखा है। तो मैं मेरे वाणी को इतना ही बोल के ये करूंगा कि ये 500वां उत्सव हमारे हरिद्वार में हो जाए, हमारे गुरु जी के सानिध्य में हो जाए, परम पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में हो जाए, हमारे आदरणीय पवन सर, आदरणीय बेनीपुरी सर, हमारे सभी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ के सानिध्य में हो जाए तो एक बहुत सौभाग्य बनेगा और इससे पूरे देश में उसका अलग एक झलक दिखेगी। ये इसमें इतने बोलने के तो लायक नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा बोल दिया और कुछ बोलने में कुछ ये हो गए तो हिंदी की वजह से, तो मुझे माफ करना। और सभी को ओम प्रणाम, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं सभी योगाहार पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय साबळे भैया जी, बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन दिया और आगे का संचालन आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी की तरफ से देते हैं। धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। और आज की हमारी योग शिक्षक आदरणीय बहन रीना जी छत्तीसगढ़ से थी और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने अपने दैनिक योगाहार कार्यक्रम के बारे में और पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के बारे में, पूरी एक्टिविटी के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक रखा, जो ज़रूरी था क्योंकि कुछ जो नए लोग हमारे भाई बहन जुड़े हैं उनको हमारे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। आपको बहुत बहुत शाबाश। और हमेशा जो मेरे मन में एक बात आती है कि परम पूज्य स्वामी मतलब गुरु की बात बिना विचारे कर देना चाहिए। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि अगर गुरु कोई भी बात करता है तो उसको बिना विचारे करना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। और यही बात को लेकर के परम पूज्य स्वामी जी ने ये कहा है कि
मेरा परिवर्तन देख लीजिए, परंतु स्वामी जी ने अपने से उदाहरण दिया है कि जब हम एक किसान के घर में जन्म लेकर के आज हम कहाँ पहुंचे हैं, उसका कारण सिर्फ है योग। तो योग करने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, जिस कारण हमने उसको माना और जाना और योग करना शुरू कर दिया। और जहाँ भी चर्चा करते हम योग की चर्चा करते, चाहे वो पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम का प्रशिक्षण शिविर हो, इसी विषय पर लेकर परम हमारे आदरणीय श्री सीजीएम सर, श्री बेनीपुरी जी के द्वारा जो वेबिनार रखी गई थी, उसमें यही चर्चा की गई थी कि ये बताया जाए कि हम किसानों को सहभागिता अधिक से अधिक कैसे ला सकते, इसको हम कैसे और विस्तार दे सकते। तो उसका हमने जो प्रस्ताव रखा था कि अपन को सुबह से योग करना है। हर व्यक्ति जब योग करेगा तो हर कार्यक्रम में सफल होगा। और आज दैनिक योगाहार कार्यक्रम जो है 500 दिन की ओर बढ़ रहा है, बड़े ही और इसका देश ही नहीं विदेश में भी चर्चाएं हो रही हैं दैनिक योगाहार कार्यक्रम की। और ये नाम भी जो हमारे सीएम सर ने दिया है, दैनिक योगाहार कार्यक्रम, ये भी बिल्कुल नया नाम है। और एक उसकी उपज है कि जो चिंतन करता है, हमेशा कहाँ जब भी सफर में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन दैनिक योगाहार कार्यक्रम में समर्पित भाव से रहते हैं। हमारे देश और विदेश से भाई बहन जुड़ते हैं। योग के साथ आहार की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है जो चल रही है। और इसी के जो है उत्सव, दैनिक योग आहार उत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए लगातार कल हमारे श्री पवन जी ने जो प्रस्ताव मांगे थे, कल भाइयों ने प्रस्ताव दिए थे, कुछ भाई ने आज देने को बोला था। तो मैं क्या दिशा रहेगी, हमें किस विषय पे प्रस्ताव चाहिए, और दिशा देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ श्री पवन कुमार जी को कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें, और फिर हमारे सदन में उपस्थित भाई अपने अपना सुझाव दें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार सभी को, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि नीलकंठ सापले जी, आपका बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आपने पिछले 4 वर्षों से जो ये कार्य किया गया, जिसमें हमने शून्य से शुरुआत की, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि हमारे टीम में से किसी को नहीं मालूम था हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। हमने शून्य से शुरुआत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके बारे में इसमें कार्य भी अपने हिसाब से जितना हम योगदान कर सकते थे उसको योगदान करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में हमने किसान को वैज्ञानिक माना, वैज्ञानिक के रूप में उसको समझा, और उसके माध्यम से जब प्रशिक्षण दिया तो उसका स्थायी रूप से उसका लाभ आज भी देखने को मिलता है। जो हमारे कई सारे साथी किसान, जैसे परसों कुछ दिन पहले संजय शर्मा जी आए थे बुलंदशहर के, उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए। इस तरह के कई सारे हमारे किसानों के वीडियो उन्होंने हमारे पास भेजे। उस वीडियो से जब वो बात करते हैं तो न केवल उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ा है। चाहे वो सरकारी विभाग, चाहे अन्य संस्थाएं हों, चाहे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी है, चाहे अन्य चीजों में उनकी आय में भी वृद्धि है। तो कुल मिलाकर के जो नाम कृषक समृद्धि के नाम से शुरुआत की गई थी, उसका एक हमें एक स्वरूप आज देखने को मिलता है। अगर हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें और देखें कि हमने क्या चीज कर पाए थे, क्या चीज नहीं कर पाए, क्या चीज हमें करनी चाहिए थी, और अगली बार अगर हमें ऐसा कुछ अवसर मिलता है तो हम इस अपनी गलतियों से और अपनी सीख से किस प्रकार से हम और बेहतर रूप से अपने काम को कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में से जब हमने चर्चा की है और आज बात भी की है, और कल से हमारी जो चर्चाएं हैं वो इस पर केंद्रित है कि हमारा इस योगाहार उत्सव, जो कि 500वां उत्सव है, उसमें क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या चर्चा होगी, क्या करना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, इन सब चीजों पर हमने कल बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत की है। बहुत सारे विचार आए हैं, कई सारे विचारों का दस्तावेजीकरण भी किया गया है, उनको शेयर भी किया गया है। और लेकिन मैं एक एक करके, अब क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे लगा कि समय भी बहुत हो गया है, तो हमें इसके ऊपर पुनः चिंतन करने की जरूरत है कि हमने शुरुआत किस वजह से की थी, क्या उसके कारक थे और क्या परिस्थितियां थी। उनका एक पुनर्वलोकन करने की जरूरत है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है।
तो शुरुआत की जब इस योगाहार कक्षा की शुरुआत की गई, तो हमने इसको एक पूर्ण रूप से एक स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में माना कि यह कार्यक्रम स्वेच्छा से जो भी व्यक्ति इसमें जुड़ना चाहता है अपनी स्वेच्छा से जुड़े और कोई बाध्यता नहीं रहे। नंबर तो दो, इसमें हमने यह भी किया कि सब लोग इसमें अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे कोई भी है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जब इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो उनका सबसे अच्छा जो विचार है या उनका जो आउटपुट है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से निकलने की जरूरत है और उसको सामने लाने की जरूरत है। तो इसका इसका प्रभाव यह रहा है कि हमारे पास रोज पिछले 485 दिन से रोज लगभग सभी दिन नए व्यक्ति आए हैं। नए, चाहे योग शिक्षक हों, चाहे मुख्य अतिथि के रूप में, उन्होंने अपना योगदान दिया है। और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है कि हम इस तरह के जो बातें आती हैं, जब हम चीजें सुनते हैं और उसमें से सुनने के बाद उसको हम अनुश्रवण करते हैं, तो उसमें भी फिर हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस पर भी हमने यह भी चर्चा की कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा गंतव्य क्या है, हम गंतव्य हमारा क्या लेकर के चले। इसी गंतव्य को लेते हुए हमने यह भी चर्चा की कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यह है कि हमारी गुणवत्ता बनी रहे। हमारे इस कार्यक्रम में गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आए। गुणवत्ता जरूरी है, संख्या जरूरी नहीं है। चाहे कम लोग ही रहे, लेकिन वो गुणवत्ता के साथ काम करते रहे। और इसी की वजह से हमें अपने कार्यों में गति मिलेगी, इससे हम उसको अपनाएंगे। तो ये जो 3G का मॉडल था, गंतव्य, गुणवत्ता और गति, ये 3G मॉडल के साथ हम आगे चले। हमने इस पर चर्चा की, इस पर विचार किया और सबने माना कि ये गुणवत्ता बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारा जो गंतव्य है योग और आहार के रूप में, हम योग भी करें, आहार भी के ऊपर भी करें, तो इस पर भी हम रोज कुछ न कुछ नया कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो हमारा गंतव्य क्या है, हम इस माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं। हम इस माध्यम से, इस योगाहार के मंच से बहुत सारे व्यक्तियों को और उनके परिवारों को, उनके दोस्तों को, उनके प्रियजनों को दोनों चीजों के बारे में जानकारी और उनसे चर्चा करने के ऊपर हमने अपना ध्यान फोकस करने के लिए कई बार सुझाव दिए कि हम अपने मित्रों, परिवार में इस योग और आहार का जो मिलन है उसके ऊपर हम चर्चा करें। और उसके बारे में अगर किसी के विचार ऑपोजिट भी है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसकी बात भी सुने और उनके साथ धीरे धीरे बातचीत भी करते रहे। तो ऐसा भी हमने समय समय पर हम इस बात पर भी चर्चा करते रहे और उसका परिणाम ये रहा है कि हम इस योगाहार मंच के माध्यम से कई सारे लोगों के विचार सुनते हुए आगे उत्सव के रूप में किसी विशेष दिन को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि हमारा ये योगाहर का मंच रोज ही एक उत्सव के रूप में, रोज ही यहाँ पर उत्सव होता है। जब भी कोई मुख्य अतिथि, जब भी कोई योग शिक्षक उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हैं, उत्कृष्ट रूप से अपनी बातें बताते हैं या उत्कृष्ट रूप से योग सिखाते हैं और उसके साथ अपनी भावनाएं भी बताते हैं, तो रोज ही हमारे लिए उत्सव का दिन। ऐसा कौन सा दिन होगा जब हमने उत्सव नहीं मनाया होगा। कभी बड़ा उत्सव मनाया, कभी छोटा उत्सव मनाया, लेकिन हर एक 25 दिन पर या कुछ विशेष दिनों पर हम इस योग के साथ साथ कुछ बातें भी करते हैं, कुछ अपने जो कार्यक्रम है उसकी कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं या ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को बुलाने का प्रयास करते हैं जिनसे हम और कुछ सीख सकें। तो ऐसे हमारे योगाहार के जो 10-12 उत्सव हो चुके हैं, उस पर यही परंपरा हमारी रही और इस परंपरा को हम आगे भी कायम करते हुए 500 दिन में भी जो उत्सव मनाने की बातचीत कर रहे हैं, जिसके लिए कल सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उस पर भी हमने कल विस्तार पूर्वक बातचीत की और आज भी विचार करेंगे। इस योगाहार उत्सव में हम अपना जो हमने गंतव्य लिया है उसको केंद्रित करते हुए हम अपने आप को किस प्रकार से इस
योगाहार उत्सव में जोड़ते हुए क्या हम योगदान कर सकते हैं, क्या हमें उसमें करना चाहिए, उस फॉर्मेट के ऊपर हमने जब कल बातचीत की और लोगों ने विचार दिए, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारी छूट गई। छूटी हमारी इस तरह से कि हम आहार के ऊपर तो बहुत हमारी चर्चा रहती है, लेकिन योग के ऊपर हमारा फोकस केवल क्रियाओं करने पर और उनके योग शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों तक कई बार सीमित रहता है। मुझे लगता है कि योग के ऊपर भी हमारे जो उत्कृष्ट योग शिक्षक हैं या जो उन्होंने इसके बारे में किया है, तो इसके ऊपर भी हमें कुछ करना चाहिए। साथ ही हमारी कल बहुत महत्वपूर्ण जो कल परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस अगले माह की रूपरेखा रखी, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार पोषण का आया था। तो मैंने इस बारे में जब पहली बार इसके ऊपर जब हमारी चर्चा हुई, मैंने उसके ऊपर विचार किया और मुझे लगा कि ये पोषण वाला जो कार्य है और पोषण देने का कार्य जो सितंबर माह में पूरे वर्ष माह भर चलता है और आंगनवाड़ी केंद्रों से लेके अन्य जगह पर इसको मनाया जाता है, विकास खंड लेवल पर भी मनाया जाता है। तो उसमें बात होती है पोषण की, कि हमारा पोषण कैसा हो, जो कि हम आहार के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो पोषण माह है, ये ज्यादातर महिलाओं और बच्चों तक केंद्रित रहता है, ऐसा मेरी जानकारी में। हालांकि जब हम पोषण की बात करते हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये पोषण की जो हम आहार की बात कर रहे हैं, जैविक आहार की बात कर रहे हैं, तो पोषण हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हम तो रोज इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा पोषण, हमारा आहार किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम अपने आप को पोषण को चाहे उगाएंगे, चाहे भोजन करेंगे, या उसके रास्ते में आने वाले जो भी हमारे कारक हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, उसको हम किस प्रकार से देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले हमारी एक बहन आई थी, जिन्होंने इस खाना उगाने से लेकर के खाना खाने तक जितने भी कारक बीच में हैं, उनके बारे में अपने बड़े महत्वपूर्ण विचार रखे। और उस विचार में यह था कि इस खाना बनाने में, खाना उगाने में, खाने के ट्रांसपोर्ट में, उसके भंडारण में, इस पर किसी भी प्रकार की अगर कोई नकारात्मक चीजें होती हैं, तो उसका अंत में परिणाम जो भोजन खाने वाले हैं उन सबको मिलता है, क्योंकि वो भाव उसके साथ लग जाते हैं। मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कोई पूछेगा इसकी साइंस क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इसको कोई बता सकता है कि इसकी साइंस क्या होगी, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। और इसलिए जो पोषण से संबंधित जब हम खाना बनाते हैं, जो हमारे घर में जो जो भी व्यक्ति भोजन बनाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनका भी रोल बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो भोजन के साथ, पोषण के साथ साथ पोषण बनाने वाले और पोषण को उगाने वाले दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल इस में होता है। और इस चीज को एक समग्र रूप से हमें शायद समझने की जरूरत है। अगर संभव हुआ तो उन बहन को हम फिर से बुला करके, मुझे लगता है कि उनके विचार हमें फिर से सुनने चाहिए और इस महत्वपूर्ण लिंक के ऊपर, जिसमें हमने उगाने से लेकर के खाने तक की पूरी श्रृंखला के ऊपर बातचीत उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से की थी, तो उनका भी चीज को हम सुन सकते हैं। लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि पोषण की बात हम अपने तक ही सीमित रखें, हम बाकी जो जानवर हैं और जो प्राणी हैं उनके पोषण की बात नहीं करें? तो मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में भी बातचीत करनी। इस पोषण की बात केवल सीमित मानव जाति तक ही सीमित नहीं रहे, लेकिन हमारे अन्य जो हमारे जानवर हैं, चाहे हमारी गौ माता है, चाहे हमारे, अभी कुछ दिन पहले एक हमारे मुख्य अतिथि ने तीन चीजों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला था, मुझे लगा कि बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धरती के ऊपर हमारी गौ माता, उसकी हम सेवा करेंगे तो वो हमें फायदा देगा। इस प्रकार से जमीन के नीचे हमारा केंचुआ है, और केंचुए के साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे जो इतने सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, फंगस और भी जो प्राणी हैं जो जमीन में रह करके किसान की सेवा करते हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले जो हमारे पक्षी हैं, जो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी के ऊपर भी हम, इन तीन प्राणियों की अगर हम
सेवा करते हैं, हमारा किसान सेवा करता है और जो बाकी लोग हैं इनके ऊपर अपना इनके प्रति संवेदनशीलता के साथ, वैसे तो सभी प्राणियों के साथ हमें संवेदनशीलता रखनी है, लेकिन इन 3 प्राणी जो कि किसान के साथ जुड़े हुए हैं, इनके प्रति हम संवेदनशील होते हुए अगर हम कार्य करते हैं और इनके पोषण के ऊपर भी बातचीत करते हैं, तो यह भी एक चीज हमें हमारे हमारी संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ा सकता है कि हमारा इनके प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम किस प्रकार से इनको हम खुश रख सकते हैं, किस प्रकार से हम इनको इनके प्रति, इनके पोषण के प्रति और इनके सुख के प्रति अपना योगदान कर सकते हैं। इन चीजों पर भी हम विचार करें और इसको भी हम अपने उत्सव का हिस्सा बनाएं। इसी प्रकार से जब धरती के ऊपर बातचीत होती है तो यह भी प्रश्न आया कि क्या हमारे जो प्राणी जो पानी में रहते हैं उनका पोषण का क्या होगा। मुझे लगता है कि हमारा दायित्व, हमारा अपना मानव जाति का दायित्व यह है कि अपने जो भी पानी में जो चीज जा रही है, चाहे हमारे जमीन के अंदर पानी है, चाहे हमारे तालाब है, चाहे हमारे अन्य ऐसे झीलें हैं, इनकी भी इनको भी जो पोषण देना है, क्योंकि हम पोषण नहीं दे रहे हैं वहां पर, हम उनको गंदा कर रहे हैं, हम उनको डिटर्जेंट डाल करके, फर्टिलाइजर डाल के, केमिकल डाल के, प्लास्टिक डाल करके उसको गंदा कर रहे हैं। तो उसके उसका जो पोषण पानी में जब पोषण नहीं जा रहा है और उसमें हम सफाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें रहने वाले असंख्य जीव के साथ जो प्राणी है उनके प्रति भी अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा मानना है। तो इस पोषण के बारे में भी हम संवेदनशीलता के साथ समझें, तो पोषण को हम एक समग्र रूप से समझने का प्रयास करें। केवल मानव जाति का ही पोषण पर्याप्त नहीं है। अगर हमने बाकी प्रकृति के प्राणियों के पोषण के बारे में बातचीत नहीं की, तो हमारा रहना भी ज्यादा देर तक के हम टिकने वाले नहीं है। इस धरती पर अगर ये बाकी जीव खत्म हो गए, तो क्या आप सोचते हैं कि हम मानव जाति यहाँ पर टिक पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा समय तक के उसका टिकने की कोई भी संभावना है। तो हमें सारे जितने भी सृष्टि है उसके पोषण से संबंधित और उसके सृष्टि में जो जीव जंतु हैं उन सबके पोषण के ऊपर हम बात करें, उसके ऊपर चर्चा करें और इसी को हम अपना केंद्र बिंदु मानते हुए 14 तारीख का जो कार्यक्रम है इस पर अगर हम करते हैं, इस पर हम अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं, लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं जो लोग इसमें योगदान कर सकते हैं इस समग्र रूप से। और इसके बारे में हम अपने स्तर से जहां जहां पर हमारे स्थानीय लेवल पर जो भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको हम जानते हैं उन तक के अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि जो हमारे किसान हैं और जो हमारे लिए पोषण का काम करते हैं, तो वही हमारे लिए मुख्य अतिथि, वही हमें रोज भोजन देते हैं। हमें स्मरण करना चाहिए कि रोज हमें पोषण कौन दे रहा है। रोज हमें पोषण देने वाला हमारे परिवार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसे कौन लोग हैं जिससे हम पोषण लेते हैं, जो हमें पोषण भोजन मिलता है। और वो भोजन जैविक है या नहीं है, इसके बारे में तो हमने कई बार चर्चा कर ली है, लेकिन पुनः इस चीज के बारे में सोचें और उनको नमन करने का प्रयास करें। साथ ही भोजन कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी हम सोचें, उसको भी नमन करें। भोजन धरती माता की देन है, उसको भी हम नमन करने का प्रयास करें। धरती में रहने वाले जीव, धरती के नीचे रहने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव और नदी में पानी में रहने वाले जीवों जो कि हमें हमारे साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और जिनका हम सहयोग लेते हैं अपनी खेती बाड़ी में, उनको भी हम नमन करने का प्रयास करें। ऐसे प्रयास करते हुए हम अपने कार्यों में बेहतर रूप से अपने अपने इस पोषण की जो हमने बात कही है उसको हम करें। इस कार्यक्रम में हमने यह भी कई बार चर्चा की है, चिंतन किया है और डिस्कस भी किया है। ये सबके विचार व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं कि हमने बहुत ज्यादा अपनी पब्लिसिटी नहीं की। हमने अपने कार्यों का की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, हमने इसको स्वैच्छिक रूप बनाए रखने के लिए हमने कभी भी ऐसा, मैंने खुद मैंने बताया यहाँ योगपीठ में कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है जब हमारे कार्यों के बारे में खुद आचार्य जी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कार्यों के बारे में बताते हैं कि हम इस प्रकार से रोज जुड़ते हैं, रोज हम
चर्चा करते हैं, उससे किसान फायदेमंद हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम अपनी बातों को किसी दूसरे को बताने के बजाय अगर कोई दूसरा हमारे बारे में बताता है और एक बड़े मंच पर बताता है, तो ये सब हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये हम किसी को मुख्य अतिथि, किसी मंत्री को अगर हमने मुख्य अतिथि बना दिया, किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को बता दिया, उनके लिए तो सामान्य सी प्रक्रिया है। उनके लिए तो रोज वो मुख्य अतिथि कहीं ना किसी न किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्य करते हैं, अपना योगदान करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो मुख्य अतिथि हमें मुझे लगता है कि हमें पोषण देने वाले और हमें रोज कुछ नई बात बताने वाले, उससे बड़े मुख्य अतिथि हमारे लिए नहीं हो सकते हैं। और यही चीज हमें दूसरों से भिन्न करती है। हम दूसरों से भिन्न इसीलिए हैं क्योंकि हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हम दूसरों से भिन्न इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी पब्लिसिटी अपने मुंह से कम करते हुए दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि वह स्वप्रेरित होकर के इस तरह की चीजों के बारे में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमें कोई उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें इसमें कुछ ताकत नहीं लगानी पड़ती, हमें इसमें कोई अपनी जो हमारी शक्तियां हैं उसको हमें डाइवर्ट नहीं करना पड़ता है, और हम अपने काम में फोकस होकर के काम कर सकते हैं। तो ऐसे फोकस होकर के काम करने की शायद हमें जरूरत है, क्योंकि पब्लिसिटी करने का काम तो सभी लोग कर रहे हैं। तो हम भी उसी भेड़ भेड़ चाल में अगर हम चल दिए तो हमारे और दूसरों में क्या अंतर है। तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि यह एक फोरम हमारा वॉलंटरी फोरम है, और इस वॉलंटरी फोरम में सबके विचार महत्वपूर्ण है। किसी के विचार भिन्न भी हो सकते हैं, तब भी उनका स्वागत है। तो हम इस तरह से हम काम करते हुए अपने पोषण दाताओं को अलग अलग क्षेत्रों में उनको समझते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, और अपना हमारा जो दायित्व है उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे और चीजों पर विचार करेंगे, मुझे लगता है कि शायद और सार्थक हमारा हो सकता है। लेकिन मंच अभी खुला है और सभी के विचार आमंत्रित हैं। ये हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसमें और वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, हम अपनी गुणवत्ता को कैसे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। साथ ही यह भी हमें अपना सोचने की जरूरत है कि अभी योगाहर की तो केवल हमारी एक ही कक्षा चल रही है, लेकिन क्या इसको अलग अलग राज्यों में आने वाले समय में क्या इसको राज्यवार, जिसमें वो अपनी भाषा में बोल सकें, अगर हिंदी के अलावा भाषा है, तो जो भी भाषा में इस प्रकार से अगर अलग अलग अपने बनाना चाहते हैं और लोग इतनी संख्या पर्याप्त है जिससे गुणवत्ता भी हमारी बनी रहे, तो इसके बारे में भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि अभी संख्या हमारी बहुत कम है, हम गुणवत्ता बनाए रख रहे हैं, लेकिन संख्या भी हमारी बहुत कम है। हालांकि 500 लोग अलग अलग समय पर आकर के जुड़ चुके हैं, और जैविक और बाकी इस फोरम पर। लेकिन यह भी देखने को आता है कि जब भी व्यक्ति आते हैं तो उसमें से बहुत कम मुख्य अतिथि चाहे योग शिक्षक पुनः इस कक्षा में आके पुनः जुड़ते हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि वो स्वतः नहीं आ पाते हैं। तो यह स्वतः ही किस प्रकार से इस चीज को आगे ले जाने का प्रयास हम किया कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि संख्या अगर बढ़ती है और गति उस कार्य को मिलती है, जितना ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम कार्य करते हुए यह भी सोचें कि हम गुणवत्ता बनाए रखते हुए किस प्रकार से गति और संख्या को बढ़ाते हुए, और अपना कोई अपने क्षेत्र में कुछ इस तरह के फोरम में इसको लगातार चर्चा के माध्यम से इस तरह को और बढ़ाना भी चाहें, तो उनके भी विचारों का स्वागत है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कई सारे लोगों तक पहुंचने का प्रयास हमें मौका मिलेगा। और हम वैसे कहते हैं कि हमारे जो भी योग शिक्षा के मुख्य अतिथि आए, इस जो हमारे विचार हैं इसके बारे में वो चर्चा जरूर करें, अपने योग कक्षा में भी उसके बारे में बातचीत करें, पोषण के बारे में बातचीत करें। और मुझे लगता है कि हमारा जो टैगलाइन है, जो हम रोज मैसेज भेजते हैं, उसमें लिखा हुआ है जैविक खेती को समर्पित। मुझे लगता है कि जैविक पोषण को समर्पित करते हुए अगर हम परिवर्तन करते हैं तो यह भी एक विचार है। ऐसा करते हुए हम समग्र रूप से इस पोषण की क्रिया को समझते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
समय की बाध्यता को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें कार्यक्रम जो हमारा नियत तिथि है 14 तारीख की जो भी तय होती है, उसी दिन हम एक दिवसीय कार्यक्रम ही ऑनलाइन इसको करते हैं, क्योंकि अभी अब हमारे पास अभी पतंजलि में व्यवस्थाओं की दूसरी तरफ से शिफ्ट हो गई है। तो अभी तो विचार नहीं है कि हम किसी को बुलाएं, लेकिन आने वाले दिनों पर जैसा कि कई लोगों ने कई बार यह भावना व्यक्त की है कि हम आने वाले समय पर कभी इसको मिलने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी जब भी प्रभु की इच्छा होगी, क्योंकि ये सब माया प्रभु की चल रही है, इसमें हम तो निमित्त मात्र हैं और हम निमित्त मात्र होते हुए अपने कार्य को करते रहें। तो ऐसी जब भी भावना मिलेगी, ऐसी जब भी आदेश स्वतः ही आएगा, तो निश्चित रूप से हमें रोकने में, हमें मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब भी ऐसा कार्य काल आता है तो हम हमारे बिना कुछ कार्य किए हुए भी और बिना कुछ मेहनत किए हुए भी हमें उस तरह की परिस्थितियों में हमें स्वतः ही डाल दिया जाता है। ऐसा हमारा बहुत सारे साथियों का अनुभव भी रहा होगा। तो आज मेरी बात इतनी ही है, मुझे अपनी वाणी को विराम देना है। और साथ ही आज की हमारी योग शिक्षिका, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और उनका भी स्वागत है कि इस प्रकार से वो भी अपना जो कार्य कर रही हैं, बहुत सुंदर कार्य है, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के कार्य का आगे आप संचालन करिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपके द्वारा जो आज मार्गदर्शन दिया गया है, हम सब जो सदन में उपस्थित भाई बहन हैं, सबको दिशा मिली है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, गुणवत्ता, गति और गंतव्य। गंतव्य, गति और गुणवत्ता, तीन जो आपने 3G का जो कार्यक्रम बताया है, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है और दिशा दी है। हम सब निश्चित है कि आपका मार्गदर्शन पा करके और आगे बढ़ेंगे। और आपने तीन प्राणी जो जल, थल और नभ के जमीन और जब ऊपर और आकाश में जो जीव हैं, जो हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने जो इस पर जो है अपना सुझाव दिया था, वो भी आपने आज चर्चा की। आपने एक एक जो हमारे लगातार दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में जो विषय आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पोषण आहार के लिए जो कहा है, निवेदन करता हूं कि अब 1 माह हम पोषण आहार की उसमें जो जैविक खेती को समर्पित है, उसमें हम वो जैविक खेती के साथ हम पोषण को समर्पित कार्यक्रम उसमें सुधार करेंगे, लिखेंगे। और योग आहार कक्षा जो आपने राज्यवार विस्तार की बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे एक दैनिक व्यवहार कार्यक्रम चल रहा है, इसका विस्तार राज्य में हो, ताकि हमारी जो भाषा है और इसका विस्तार है और लगभग हो जाए, वो देश और विदेश में दैनिक व्यवहार कार्यक्रम की क्लासें संचालित हो जाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया। स्वतः सहभागिता हो, ये भी आपने कहा है कि जब हम किसी को बुलाते हैं तब वो आता है। अगर वो स्वयं जो है आने का इच्छुक हो जाए, अगर अपनी बात रखें, तो बहुत उत्तम होगा। जैविक पोषण को समर्पित एक कार्यक्रम, पतंजलि में जो आवास की व्यवस्था के लिए आपने कहा है, और ये हम लोगों ने चर्चा भी की है कि अभी पतंजलि वेलनेस सेंटर फेज 2 में बना है, जहां आवास व्यवस्था रहती थी। परंतु अभी स्वामी परमात्म देव जी के साथ यही चर्चा होने वाली थी कि जिस दिन अभी कोई व्यवस्था करना पड़ेगी, परंतु स्वामी जी जिस दिन सिद्धे आचार्य जी से इस बारे में चर्चा कर लेंगे, और उसी दिन पता नहीं कब जो है आवास और सब तैयार हो जाए, क्योंकि इस युग के विश्वकर्मा, इस युग के परम पूज्य स्वामी जी जो आचार्य जी हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, सब संभव है। परंतु